वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ग्लोबलाइजेशन एंड बिजनेस एथिक्स। आज के सेशन में हम देखेंगे कि इन दोनों का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, किस तरह ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो बेसिकली दीज आर टू इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट दैट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट। अब मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ग्लोबल बिजनेस की बात कर रहे हैं, एमएनसीज की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन होता क्या है हमें वो पता होना चाहिए। सो ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू एन इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमीज एंड सोसाइटी अराउंड द वर्ल्ड। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, अब हम सिर्फ अपनी कंट्री, अपने स्टेट्स, अपने विलेज के ऊपर डिपेंड नहीं अपने बिजनेस के लिए। ग्लोबलाइजेशन के लिए एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर, दूसरी इकोनॉमी के ऊपर कह सकते हैं डिपेंड हो गई है, इंटर कनेक्टेड हो गई है अपने ट्रेड के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही है कि हम अपनी कंट्री के बियॉन्ड जाकर अपने बिजनेस को कर रहे हैं। अब कोई भी कंपनी है वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहना चाहती। हर कोई चाहता है कि वो ग्लोबल लेवल पर जाकर ट्रेड करे, अपना मार्केट स्पेस बढ़ाए, अपना कस्टमर बेस बढ़ाए। तो वही होता है आपका ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली रेफर्स टू इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस। हम दूसरे से कितना कनेक्ट हो रहे हैं, दूसरों के ऊपर कितना इंटरडिपेंडेंस है, इकोनॉमिक्स के फैक्टर में, उनकी सोसाइटी के ऊपर, उनके कस्टमर बेस के ऊपर, उनकी मार्केट के ऊपर। तो वो बेसिकली क्या कहलाता है आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को कह सकते हैं कि क्यों ड्राइव हो रहा है, क्यों धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट किया गया, किस तरह हमारी कंट्रीज में, हमारे ट्रेड में, हमारे वर्ल्ड में इसको देखा गया। बेसिकली जब आप बात करते हैं 1991 से पहले की, तो उस टाइम हमारे पास ना तो टेक्नोलॉजी थी, ना कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा था, ना ट्रांसपोर्टेशन था, और ना ही इतने जो ट्रेड के रूल्स रेगुलेशंस थे वो लिबरल थे। आफ्टर 1991 के बाद इन सभी चीज़ों के अंदर देखी गई एडवांसमेंट देखी गई, चाहे वो टेक्नोलॉजी, चाहे आपका कम्युनिकेशन, आपका ट्रांसपोर्टेशन, चाहे आपके ट्रेड लिबरलाइजेशन। तो इन सभी चीज़ों ने क्या किया, अब जो एक डिस्टेंस था एक कंट्री से दूसरी कंट्री का, उस डिस्टेंस को कहीं ना कहीं इन टेक्नोलॉजीज ने खत्म कर दिया। आप खुद सोचिए, अगर हम बात करते हैं 1950s के नियर बाई की, तो उस टाइम पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर हमें कोई कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना हो तो उसके लिए हमें नियरली 2 to 3 मंथ्स लग जाते थे। लेकिन आज के टाइम में वो कनेक्शन हम विद इन सेकेंड्स, विद इन कह सकते हैं कि एक सिंगल क्लिक से स्टैब्लिश कर पाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें आज के 20 साल पहले, 30 साल पहले, तो इतना हमारे पास मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं था। वो थे भी तो उनकी इतनी स्पीड नहीं थी, इतनी मात्रा में नहीं थे, और उनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा थी। आज के टाइम में कॉस्टिंग कम हो गई है, हमारे पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं, हमारी स्पीड बढ़ गई है, हमारी फैसिलिटीज बढ़ गई हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आया। ग्लोबलाइजेशन हैज लीड टू एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, द इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड आइडियाज अक्रॉस बॉर्डर्स। तो जब ग्लोबलाइजेशन आया तो इसने क्या किया, सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन ने मार्केट को एक्सपेंड किया, इंटीग्रेशन किया प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का। कि अब आप दुनिया में हो सकता है आपके प्रोडक्ट बन कहीं और रहे हैं, असेंबल कहीं और हो रहे हैं, और उनकी सेल्स कहीं और हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को इंटीग्रेट किसने किया? ग्लोबलाइजेशन ने किया। आपके प्रोडक्ट, आपके गुड्स, आपके सर्विसेज की ईजी मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जा सके, दूसरे कंट्रीज में, दूसरे नेशंस में, दूसरे कह सकते हैं आपके जोन्स में। या फिर बात करते हैं हम कैपिटल के मूवमेंट की, या फिर आपके आइडियाज के मूवमेंट की। मूवमेंट कैसा है यहाँ पर? मूवमेंट आपका अक्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है। तो ग्लोबलाइजेशन जैसे ही आया उसने देखा कि हमें क्या था, तो सबसे पहले उसने मार्केट को एक्सपेंड किया, हमारे प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इंटीग्रेट किया एक दूसरे के साथ। हमारी जो भी मूवमेंट थी, हमारे गुड्स की, सर्विसेज की, कैपिटल की, आइडियाज की, उसको अपनी बॉर्डर से बाहर भी उसको परमिशन दी, उसको हेल्प करी मूवमेंट के लिए। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका ग्लोबलाइजेशन का। अब बिजनेस एथिक्स की बात कर लेते हैं। सो बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू द प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स दैट गाइड बिहेवियर इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के वर्ल्ड में कि आपको किस तरह अपने बिहेवियर को रखना है, आपको किस तरह अपने डिसीजंस को लेना है। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है तो 2 में से किस एक को चूज कैसे करना है, तो उनके लिए हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं, जो कि हमें एक तरह से गाइड प्रोवाइड कर देती हैं उस एक्टिविटीज को और डिसीजन को लेने के लिए। इट इन्वॉल्व्स कंसीडरिंग moral principles and values in decision making process and actions within an organization. Business ethics encompass various aspects such as honesty,
इंटीग्रिटी, फेयरनेस, रिस्पेक्ट फॉर शेयर होल्डर्स एंड CSR, जिसे कि आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं। तो बेसिकली आपके बिजनेस एथिक्स के अंदर हम किसकी को इंक्लूड करते हैं, हम बात करते हैं ऑनेस्टी की। ऑनेस्टी किसमें, आपके बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर, इंटीग्रिटी की, फेयरनेस की, रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स की, और आपके CSR मतलब आप सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ये दो चीज हैं जो कि एक दूसरे के साथ काफी इंटरकनेक्टेड। अब हम देखेंगे आगे कि किस तरह ये एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं। अब सबसे पहला है क्रॉस कल्चरल कंसिडरेशन। So in globalizations bring together peoples from diverse culture background। तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, पहले हमारे कह सकते हैं कि जब हम ट्रेड किया करते तो हम मोस्टली एक ही कंट्री में ट्रेड किया, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से इसने क्या किया, पूरी वर्ल्ड के पॉपुलेशंस को, पीपल्स को, बिजनेस को एक साथ एक दूसरे के साथ लाके खड़ा कर दिया है। बेसिकली इसने क्या किया है, हमारे पीपल्स को, हमारे कल्चर्स को एक साथ कंबाइन कर दिया है एक सिंगल ग्लोबल विलेज बनाकर। This diversity requires businesses to navigate different cultural norms, values which may affect ethical considerations। अब आप खुद सोचिए, जब आप एक ही कंट्री के अंदर डील कर रहे थे पहले, ग्लोबलाइजेशन से पहले की बात है, तो वहां पर आपके पास एक ही कंट्रीज के मोरल्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स थे, तो उनके हिसाब से आप अपने डिसीजंस को ले सकते थे इजीली। लेकिन जब आप ग्लोबल चले गए, मतलब एक से ज़्यादा कंट्रीज के साथ आपका ट्रेड हो रहा है, आपकी मूवमेंट हो रही है गुड सर्विसेज की, आप अपने कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल कंट्रीज़ का, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अब आपको एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के नॉर्म्स, वैल्यूज़, मोरल्स, उनकी इन सभी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा। और बिजनेस के अंदर ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है कि एक साथ मल्टीपल कल्चर्स को एक साथ लेकर चलना, उनके बीच में एक ऐसा बैलेंस इस्टेब्लिश करना जो कि उन सभी के एथिकल स्टैंडर्ड्स को, उनके एथिक्स को फुलफिल कर सके। यहाँ पर सबसे बड़ा किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं कि ये दोनों जब होते हैं तो वहाँ पर इनके बीच में एक बैलेंस को इस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये था आपका पहला रिलेशन, ग्लोबलाइजेशन और बिजनेस एथिक्स के इंटरेक्ट। दूसरा है लेबर प्रैक्टिसेस की बात करेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफन इन्वॉल्व्स आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस टू कंट्रीज विद लोअर लेबर कॉस्ट। This can raise ethical concerns related to working conditions, fair wages, child labor, exploitations of workers. Businesses operating globally must ensure their supply chain adhere to ethical labor practices। अब मैं ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ का प्रोडक्ट करना है या प्रोडक्शन करना है, तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड के किस पार्ट में सबसे कम कॉस्ट में उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही यही है कि यहाँ पर हम पूरे वर्ल्ड के साथ एक साथ ट्रेड करते हैं, एक साथ अपने ऑपरेशंस को वर्ल्ड के हर पार्ट में करते हैं, और हम देखते हैं कि जहाँ से हमें इकोनॉमिक ऑफ स्केल का फ़ायदा होता है, हम अपने वर्क को उसी कंट्री में जाकर करते हैं। अगर हम नहीं करते तो किसी थर्ड पार्टी को, सेकेंड कंट्री को, उस कॉन्ट्रैक्ट को दे देते कि वो हमारे बिहाफ पर हमारे वर्क को करेगा। तो कहीं ना कहीं किस चीज़ को प्रेशराइज करता है, ये करता है कि अब आप, जब आपके पास एक ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल विलेज आपके पास, पूरी वर्ल्ड है आपके पास, तो वहां पर आप देखोगे कि कहां पर सबसे लोवेस्ट कॉस्ट आपको किसी प्रोडक्ट की पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे एथिकल कंसर्न को रेस करता है कि अब यहां पर हमारे पास वर्किंग कंडीशंस कैसी है, हम किस तरह की वेजेस पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं, साइड लेबर है हमारे पास, नहीं है, या एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रहा वहां पर वर्कर्स का। क्योंकि आप खुद सोचिए, इंडिया है ये, अब पहले इनके पास क्या था, कोई इंडियन फर्म है, इसके पास सिर्फ जो इंडियन लेबर हैं वो ही थे, तो हो सकता है अब इंडिया में सिर्फ 100 लेबर थे, तो जो भी इंडियन की एमएनसीज है उनको इन्हीं लेबर्स के साथ काम करना था। तब तो उनके पास कंपल्शन था कि इन्हीं के साथ काम करना, इन्हीं को यूज करेगी, तो बार्गेन की पावर कहीं ना कहीं लेबर्स के पास थी। लेकिन जब ये ग्लोबल वर्ल्ड में उतर गए, ग्लोबल विलेज में आ गए, तो अब वहां पर ग्लोबल वर्ल्ड में कितने लेबर हैं, वहां पर आप एज्यूम कर सकते हैं 1000 लेबर। अब कंपनीज के पास ये पावर आ जाती है कि वो अपने काम के लिए कह सकते हैं कई बार अच्छी वेजेस प्रोवाइड नहीं करते, अच्छे वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करते, और हो सकता है कई बार अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट भी करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो इन सभी चीज़ों को देखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इन ग्लोबलाइजेशन।
तो दूसरा आपने इंटरसेक्ट देखा कि ग्लोबलाइजेशन और आपके बिजनेस एथिक्स जब एक दूसरे के इंटरेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द लेबर प्रैक्टिसेस, तो और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि इन दोनों के बीच में एक बैलेंस को इस्टेब्लिश करना और इन दोनों को एक साथ गाइडेंस के साथ सेम डे में सेम डायरेक्शन में लेके चलना। नेक्स्ट वन इज environmental sustainability. So globalization has led to increased consumption and production, which may have detrimental effects on the environment. Businesses have a responsibility to minimize their environmental footprints and adopt sustainability practices. Ethical consideration in the context include reducing greenhouse emissions, conserving नेचुरल रिसोर्सेज एंड मिनिमाइजिंग पॉल्यूशन। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं इसने हमारे कंजम्पशन को, हमारे प्रोडक्शन को, हमारी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा दिया है। जब आप आपके बिजनेस ऑपरेशंस की एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं वहाँ से जो भी कह सकते हैं आपके हार्मफुल गैसेज होती हैं या जो भी आपके फुटप्रिंट्स जनरेट हो रहे हैं वहाँ से, वो हमारे नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके जो भी इन्वायरमेंट के ऊपर फुटप्रिंट्स होते हैं उनको मिनिमम करे और ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करे कि जिसके थ्रू कि उसके इन्वायरमेंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना हो। लेकिन जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो कंट्रीज की थिंकिंग क्या होती है कि ठीक है हम अपनी कंट्री में ऐसा नहीं कर सकते बट दूसरी कंट्री में जाकर कर सकते हैं। मोस्टली कंट्री यही करती हैं कि वो अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में ऐसे प्रोडक्ट को, अपने ऐसे कह सकते हैं प्लांट्स को एस्टैब्लिश करती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ते हैं हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। और एथिकली अगर हम कंसिडरेशंस की बात करें तो वहाँ पर हम बात यही करते हैं कि हमें किस तरह अपने वर्क को करना है कि जिसके थ्रू कि हमारा ग्रीन हाउस एमिशंस कम हो, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कम से कम प्रेशर आए, पॉल्यूशन कम हो। तो ग्लोबलाइजेशन जब बात करते हैं तो वहाँ पर बात कर रहे हैं हम अपने कंजम्पशंस को बढ़ाने की, अपने प्रोडक्शंस को बढ़ाने की, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की। तो जब ये सब बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आएगा, ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशंस है वो भी बढ़ेगा और हमारा पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एथिकल कंसिडरेशन की तो वहाँ पर हम इन सभी को कम करने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पर नेगेटिवली इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। So globalization poses challenges for corporate governance due to dispersion of stakeholders, complex ownership structure, and differing regulatory framework across countries. And ethical corporate governance practices are essential to ensure transparency, accountability, and fairness in decision-making process. तो अगर हम बात करते हैं एथिकल गवर्नेंस की, एथिकल कॉर्पोरेट की, तो वहाँ पर हमारी क्या ज़रूरत होती है कि हमारे जो भी गवर्नेंस वर्क हो, जो भी प्रैक्टिसेस हो, कैसी हो, सारी ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए और हमारी सारी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो फेयर होने चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के अंदर ग्लोबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, तो वहाँ पर इन सभी चीज़ों को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है ड्यू टू वहाँ पर हमारे स्टेक होल्डर्स बहुत अलग अलग होते हैं। हो सकता है 4 स्टेक होल्डर्स हो, चारों स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट एक दूसरे से टोटली अलग हो, कि हो सकता है वो चारों स्टेक होल्डर्स अलग अलग नेशंस के, अलग अलग कंट्रीज के हो। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, जो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक साथ मल्टीपल कंट्रीज के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को फॉलो अप करना पड़ता है। उसके साथ साथ जो रूल्स, रेगुलेटरी गाइडलाइंस होती हैं, जो फ्रेमवर्क होते हैं, वो भी बहुत अलग होते हैं एक दूसरी कंट्रीज के साथ। तो अगर मैं एथिकल गवर्नेंस की बात करूंगा तो वहां पर इन सभी चीज़ों को फॉलो करना कंपलसरी होता है, जरूरी होता है। लेकिन वहीं जब हम ग्लोबल लेवल पे इन चीज़ों की बात करते हैं तो इन सभी चीज़ों को एक दूसरे के साथ इस्टेब्लिश कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक साथ हम मल्टीपल कंट्रीज के साथ यहाँ पर डीलिंग करते हैं। इसके बाद है आपका फेयर ट्रेड एंड फेयर कॉम्पिटिशन। So globalization has facilitated the growth of international trade and competition. However, unethical business practices such as unfair competition, bribery, corruption, monopolistic behavior can undermine fair trade practices. Upholding ethical standards promote fair competition and contribute to the overall welfare of society.
जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ा दिया है। जब इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा है तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है। अब जो भी कॉरपोरेट हैं, जो भी बिजनेस फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, वो इस कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए कहीं ना कहीं अनएथिकल प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करने लगी हैं। जैसे कि आपके अनफेयर कंपटीशन, आपके ब्रेवरी देने के स्टार्ट कर दिया उन्होंने। उन्हें कोई लाइसेंस नहीं मिल रहा अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, वहां पर कह सकते हैं कुछ ना कुछ ब्राइब देकर भी उस लाइसेंस को ले रहे हैं। करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर्स को बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है आज के टाइम पे हमारी ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर। पहले क्या करते हैं वो कि मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करते हैं अपने प्राइस को कम कर कर, जो कि अनएथिकल है। कुछ टाइम बाद जब पूरी पूरी मार्केट उनके कंट्रोल में आ जाती है, फिर उस प्राइस को मोनोपोली के हिसाब से इंक्रीज करते हैं और प्रॉफिट रन करते हैं, जो कि अनएथिकल प्रैक्टिस है। लेकिन हम एथिकल स्टैंडर्ड के अंदर क्या बात करते हैं कि जो कंपटीशन होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, और उस कंपटीशन से हर किसी स्टेक होल्डर का बेनिफिट होना चाहिए, चाहे हमारे कंज्यूमर हो, हमारे कॉम्पिटिटर हो, हमारे सप्लायर हो, हमारे क्रेडिटर हो। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के अंदर इन सभी चीज़ों के बारे में बात नहीं करी जाती। ग्लोबलाइजेशन टोटली बात करता है आपके कंपटीशन की, आपके ट्रेड की, आपके ग्रोथ और एक्सपेंशन की। नेक्स्ट है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ग्लोबलाइजेशन हैज heightened awareness of the social and environmental impact of business activities. Many businesses now embrace CSR initiative to address social issues, contribute to community development, and promote sustainable practices. Ethical considerations are integrated to CSR efforts, ensuring that businesses act responsibly and ethically in the interactions with stakeholders. अब जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हर कंट्री, हर कंपनी, तुम्हारा बिजनेस इस चीज़ का अवेयर है कि उन्हें इन्वायरमेंट के हिसाब से ही काम करना होगा। क्योंकि जब आप एक साथ मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ डील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको हर कंट्रीज़ के इन्वायरमेंट के ऊपर जो आपके इम्पैक्ट पड़ रहे हैं आपकी कंपनीज़ के, उनके इन्वायरमेंट के ऊपर, उसको भी फोकस करना आपको। तो कहीं ना कहीं अब हर कॉरपोरेट ने CSR इनिशिएटिव की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर लिया है कि वो अपने प्रॉफिट का कुछ ना कुछ पार्ट सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, उनके सोसाइटल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, किसी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए, या जो भी कह सकते हैं उनके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनके बेनिफिशियल के लिए काम करते हैं। और एथिकल कंसिडरेशन ये चीज़ देखता है कि जो भी हमारी कंपनीज हैं वो अपने CSR एफर्ट्स को प्रॉपरली कर रही हैं या नहीं कर रही। एक तो से उनको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है कि जिसके थ्रू कि अपनी वो CSR को या जो सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उसको ईजिली कर सकें और अपने स्टेक होल्डर से ईजिली इंटरेक्ट कर सकें। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन और आपका जो बिजनेस एथिक्स है CSR के पर्सपेक्टिव में सेम वर्क करते हैं। दोनों एक दूसरे की तरह ही एक्टिविटीज़ को, अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी और विद द हेल्प ऑफ देयर प्रैक्टिसेस एंड इनिशिएटिव्स। सो इन समरी, ग्लोबलाइजेशन प्रेजेंट बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ एथिकल कंडक्ट। अब जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है कई बार वो एथिकल कंडक्ट की वजह से हमारे सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, तो कई बार हमारे इसी एथिकल कंडक्ट की वजह से हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। So adhering to ethical principles not only enhance the reputation and sustainability of the business, but also contribute to the well-being of the society as well as the increasing interconnected world. तो हम ये सिर्फ इसलिए फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें कह सकते हैं हमारे एथिकल कंडक्ट को, कि ये हमारी रेपुटेशन को, हमें सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी इन चीज़ों को भी एश्योर करता है कि हमारी सोसाइटी है वो भी वेल-बीइंग रहे, हम सभी एक दूसरे के साथ ग्लोबल लेवल पर इंटरकनेक्टेड रह सकें। मतलब वेल बीइंग फॉर द वर्ल्ड, फॉर द नेशन, फॉर द सोसाइटी, हर किसी के लिए काम करता हमारा बिजनेस एथिक्स। तो ये था आपका ग्लोबलाइजेशन वर्सेस बिजनेस एथिक्स। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी और वीडियोस और टॉपिक्स के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।